मैं नौकरी की तलाश में शहर आया था। तभी मेरे दोस्त ने मुझे अपने घर रहने के लिए जिद की। उसने अपनी माँ की देखभाल करने को कहा और खुद आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चला गया। जैसे ही वह बाहर विदेश गया, उसकी माँ का मेरे प्रति व्यवहार बदलने लगा। वह अक्सर मुझे अपने कमरे में बुलाती थी। एक बार तो उसने झूठा बहाना बनाकर कहा कि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है और मुझे अपने कमरे में बुलाया। उस रात जब मैं उसके पास सो रहा था तो आंटी अचानक मेरे सर के ऊपर हाथ फेरकर एक अलग ही अंदाज में बोली, मोहन, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी उम्र के लड़के इतने बड़े और समझदार होते हैं। इतना कहते ही आंटी ने हाथ में, हेलो दोस्तों, आज की इस अनोखी कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मोहन है। अभी अभी ही मैं नौकरी के लिए शहर आया था। मेरे शहर आने की खबर मैंने अपने दोस्त विकास को दी थी। विकास मेरा सोशल मीडिया पर दोस्त था। हमारी दोस्ती डिजिटल थी लेकिन बहुत गहरी थी। जैसे ही मैं शहर पहुंचा, विकास मुझे स्टेशन से लेने आया और वहां से सीधा अपने घर ले गया। विकास के घर पहुंचते ही मेरी नजर एक खूबसूरत महिला पर पड़ी और मैंने उसे विकास की बहन समझ लिया। तभी विकास ने मेरी गलतफहमी दूर करते हुए कहा, मोहन, अरे ये मेरी बहन नहीं है, ये तो मेरी माँ है। आंटी इतनी सुंदर और जवान दिखती थी कि मैंने उसे उसकी बहन समझ लिया था। आंटी किसी जवान लड़की जैसी लग रही थी। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मेरा भ्रम होना स्वाभाविक था। उस दिन विकास से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। दोपहर के खाने के बाद मैं वहां से निकलने लगा क्योंकि मुझे अपने लिए रहने की व्यवस्था देखनी थी। मैंने कहा कि मुझे काम है और वहां से निकलने लगा। तभी विकास ने मुझे रोका। उसने कहा, मोहन, तुम हॉस्टल वगैरह क्यों ढूंढ रहे हो? जब तुम्हारा अपना घर है तो तुम्हारा हॉस्टल में रहना सही है। तभी मैंने कहा, अपना घर? इस पर विकास बोला, मेरे दोस्त, इतनी जल्दी तुमने मुझे पराया कर दिया? अरे मैं शहरी हो सकता हूं लेकिन मुझे भी दोस्ती निभानी आती है। देखो, इस घर में मैं और मेरी माँ ही रहते हैं। यहाँ तुम आराम से एडजस्ट हो सकते हो। वैसे भी अब मैं अपने आगे की पढ़ाई के लिए कुछ सालों के लिए विदेश जा रहा हूँ, तो माँ की देखभाल के लिए उसे किसी की जरूरत होगी। मेरे विदेश जाने के बाद तुम भी मेरी तरह मेरी माँ की देखभाल करना। विकास की बात सुनकर मैं भावुक हो गया था क्योंकि उसने मुझे पराया नहीं समझा बल्कि अपनी तरह माना था। विकास की बात का समर्थन करते हुए उसकी माँ भी बोली, हाँ मोहन, विकास बिल्कुल सही कह रहा है। अगर मेरा विकास बेटा विदेश चला गया तो दूसरा बेटा मेरे पास नहीं रह सकता क्या? भगवान ने तुम्हें सही समय पर यहाँ भेजा है। इसका मतलब है कि भगवान की यही इच्छा थी कि तुम यहाँ मेरे साथ रहो। उनका आग्रह इतना बढ़ गया कि मैं उन्हें मना नहीं कर सका। 2 दिन बाद विकास विदेश जाने वाला था। उसके जाने के बाद मैं घर में आंटी के साथ अकेला रह गया। अपने घर की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने तुरंत नौकरी ढूंढ ली थी। 22 साल की उम्र में आगे की पढ़ाई करने का विचार मैंने छोड़ दिया था और पैसे कमाने के लिए नौकरी ज्वाइन कर ली थी। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं आगे की पढ़ाई कर सकूं, इसलिए मैंने नौकरी करने का निर्णय लिया। शहर में मुझे एक ठीक ठाक नौकरी मिल गई थी। इसके विकृत विकास का भाग्य बहुत अच्छा था कि उसे 22 साल की उम्र में विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिला। खैर, किस्मत किसकी कैसी होती है, यह कहकर मैंने अपनी किस्मत को दोष देना बंद कर दिया। उस दिन के बाद से मैं विकास की माँ को अपनी माँ मानकर उनके साथ रहने लगा। लेकिन आंटी के मन में मेरे प्रति अनुचित भावनाएं थी जिस पर पहले मेरा ध्यान नहीं गया। लेकिन धीरे धीरे वह सब बातें मेरी नजरों में आने लगी। आंटी शहर में नौकरी करती थी। उस रात आंटी ने हम दोनों के लिए मेरा पसंदीदा खाना बनाया था। वह बोली, मैंने तुम्हारे सोशल मीडिया से तुम्हारी कुछ पसंद नापसंद के बारे में पता कर लिया है। तुमने अपनी बायो में लिखा है कि तुम्हें महाराष्ट्रियन फूड बहुत पसंद है ना? आंटी मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखने लगी थी। उस रात जब हम खाना खा रहे थे, वो मेरे पास आकर बैठ गई। उसने मेरी थाली में एक रोटी रखी। खाना खत्म होने के बाद मैं आंटी की मदद करने लगा और डाइनिंग टेबल से बर्तन उठाने लगा। मेरा काम देखकर वो बोली, तुम बिल्कुल परफेक्ट लड़के हो। मैंने कई बार विकास के मुंह से तुम्हारी तारीफ सुनी है और तभी से मैं तुमसे मिलने के लिए उत्सुक थी।
तुम और विकास में बहुत फर्क है। विकास कभी भी घर के कामों में मदद नहीं करता, उल्टा वह घर का सामान इधर उधर फैलाने में एक्सपर्ट है। विकास की मजेदार किस्से सुनकर मैं हंसने लगा। हंसते हंसते आंटी अचानक शांत हो गई। मुझे लगा कि उसे विकास की याद आ रही होगी, इसलिए मैंने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आंटी अगर विकास की याद आ रही हो तो मैं उसे फोन कर देता हूँ, तुम इतनी उदास मत हो। तब आंटी ने मेरे हाथ पर हाथ रखकर कहा, विकास हमेशा के लिए विदेश नहीं गया है, ये मुझे अच्छी तरह पता है। मुझे अब उसकी याद में शांत नहीं बैठना, बल्कि मैं अचानक तुम्हारे ख्यालों में खो गई थी। आगे वह बोली, मैं सोच रही थी कि तुम कितने परफेक्ट हो। अगर तुम बार बार मुझे इस तरह इंप्रेस करते रहोगे तो फिर मेरा क्या होगा। तुम मुझे बार बार इस तरह से इंप्रेस मत किया करो, नहीं तो फिर मुझे संभालना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। यह कहकर आंटी मेरे हाथ से प्लेट लेकर किचन में चली गई। कुछ समय तक मैं एक ही जगह पर इसी तरह खड़ा रहा। आंटी की बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर गई थी। धीरे धीरे आंटी ने मेरे सामने अपनी सुंदरता का असर डालना शुरू कर दिया। वह हर रोज सुबह जल्दी उठकर योगा करती थी। जब मैंने उसे योगा करते देखा तो मुझे उसका जवान दिखने का राज समझ आया। एक दिन आंटी ने मुझे ऑफिस से जल्दी घर बुलाया था, क्योंकि उसे मार्केट में शॉपिंग के लिए जाना था और वह चाहती थी कि मैं उन्हें लेकर जाऊं। उस दिन मैं दोपहर में आधा दिन की छुट्टी लेकर घर आया। घर पहुंचने के बाद मैंने बार बार बैल बजाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। शायद बैल भी नहीं बज रही थी। तब मैंने अपने पास रखी दूसरी चाबी से दरवाजे का ताला खोला और अंदर चला गया। हॉल में मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी मुझे आंटी के कमरे से पानी की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि शायद घर के किसी कमरे से पानी चल रहा होगा, क्योंकि मुझे जल्दी घर बुलाकर भी आंटी कहीं नजर नहीं आ रही थी। कौन जानता है कितनी देर से पानी बर्बाद हो रहा होगा और अब और पानी बर्बाद ना हो, इसलिए मैंने उस पानी की आवाज की दिशा में जाना शुरू कर दिया। उस पानी की आवाज का अंदाजा लगाते हुए मैं एक कमरे के पास पहुंचा, जहां बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी। मैंने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी अंदर से दरवाजा खुला था। सामने मैंने आंटी को खड़ा देखा, जो पूरी तरह भीगी हुई थी। उनके चेहरे पर गीले बालों से पानी की छोटी छोटी धाराएं गिर रही थी। उसका वह मोहक रूप देखकर कुछ पल के लिए मैं वहीं खड़ा रह गया और उसकी ओर एकटक देखता रहा। आंटी की उस सुंदरता में इतना खो गया था कि मुझे होश ही नहीं रहा। जब मुझे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी, तब मैं होश में आया। मुझे समझ में आया कि आंटी ने मुझे सामने देखकर फिर से बाथरूम के अंदर दरवाजा बंद कर लिया है। मैं वहां से बाहर हॉल में आकर बैठ गया। कुछ समय बाद आंटी हॉल में आई और मुझसे बोली, मोहन, तुम आ गए हो? मेरे कमरे में क्यों आ गए? तुम्हारे कमरे में पानी नहीं आता क्या? तब मैंने आंटी को बताया कि मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, इसलिए मुझे लगा कि तुम अभी घर नहीं आई हो। मुझे नल के पानी की आवाज सुनाई दी, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे तक आ गया। इस पर वह बोली, अच्छा, कुछ समय पहले जो हुआ वह सब नजर की गलती से हुआ। आज मैंने सैंडल घर में दरवाजे के पास रखी थी, इसलिए शायद तुम्हें यह ध्यान नहीं आया होगा कि मैं घर पर ही हूं। जाओ, तुम भी फ्रेश हो जाओ, मैं तैयार होकर आती हूं। ऐसा कहकर आंटी अपने कमरे में चली गई और मैं भी फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में आ गया। कुछ समय बाद हम दोनों अपने अपने कमरों से तैयार होकर मार्केट जाने के लिए बाहर आए। आंटी बहुत साधारण कपड़ों में तैयार हुई थी, लेकिन फिर भी वह बहुत सुंदर लग रही थी। मुझे उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार मैं किसी स्त्री की ऐसी सुंदरता देख रहा हूं। उस समय भी मैं बार बार आंटी की ओर देख रहा था। वह मेरे पास आई और मेरे बालों में हाथ फेरते हुए बोली, मोहन, अरे तुम बार बार किस सोच में डूबे रहते हो? चलो अब जल्दी करो। आंटी की बात सुनकर मैंने खुद को फिर से होश में लाया और उनके साथ मार्केट के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वह गाड़ी पर मेरे पीछे बैठी, उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रख दिए। मार्केट में जहां भी उन्हें जाना था, मैं उन्हें वहां लेकर जा रहा था। घर लौटने के बाद आंटी ने मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें परफेक्ट मैन का नाम पूरी तरह से सूट करता है, क्योंकि तुम सच में वैसे ही हो, बिल्कुल परफेक्ट। तुमने बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दिया।
जहां जहां मुझे जाना था तुम मुझे वहां लेकर गए, जिससे मेरी शॉपिंग जल्दी खत्म हो गई। नहीं तो तुम्हारा दोस्त विकास मुझे एक दुकान पर छोड़ देता है और बाकी जगहों पर मुझे पैदल जाना पड़ता है, जबकि वह गाड़ी में बैठा रहता है। लेकिन तुमने तो सारे बैग उठाए और मुझे हर जगह गाड़ी पर बिठाकर ले गए, जिससे कि मेरा काफी समय बच गया। इसके बाद आंटी ने मेरी पीठ थपथपा दी और मेरे गालों को प्यार से खींचा। यह सब बहुत सहजता से हुआ, लेकिन इसका मेरे मन पर गहरा असर होने लगा था। जिस तरह से उन्होंने मुझे शाबाशी दी, मैं उसी विचार में खोया एक जगह खड़ा रहा। इसी बीच आंटी सूट पहनकर मेरे सामने खड़ी हो गई और बोली, इसमें मैं कैसी लग रही हूं? मैंने कहा, इसमें तो आप बहुत सुंदर लग रही हो, बस ड्रेस थोड़ा ढीला है। मेरा ऐसा कहने पर आंटी बोली, शायद पीछे की रिबन मैंने बांधी ही नहीं है। मोहन, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे रिबन बांधने में? और फिर मैं उनकी मदद करने लगा। जब मैं रिबन बांध रहा था तब कपड़े के बाहरी तरफ से सही, लेकिन मेरा उसे छूना हो रहा था। मैं बिना एक शब्द आंटी के सारे काम कर रहा था। अगले दिन जब वह अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई तो उसने नया सूट पहना हुआ था। जब वह अच्छे से तैयार होकर आई तो उनकी सुंदरता और भी ज्यादा निखर कर आ गई थी। उस दिन आंटी ने मुझसे कहा, कल तुमने दोपहर के वक्त मेरे लिए आधे दिन की छुट्टी ली थी, वैसे ही आज सुबह के कुछ घंटे आधे दिन की छुट्टी लो और मेरे साथ ऑफिस चलो। आंटी मुझे अपने ऑफिस क्यों ले जा रही थी, ये उसने ठीक से नहीं बताया था। जब हम ऑफिस पहुंचे और उनके फ्लोर पर एंट्री की तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। आंटी का यह अजीब व्यवहार मुझे समझ नहीं आया था। उनके ऑफिस में कई कर्मचारी हमें अलग अलग नजरों से देख रहे थे। आंटी दिखने में इतनी बूढ़ी भी नहीं थी, लेकिन वह मुझे अपने ऑफिस क्यों लेकर गई थी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। वह मुझे सिर्फ अपने फ्लोर पर नहीं बल्कि अपने बॉस के केबिन में भी ले गई। उनके बॉस हमें अजीब नजरों से देख रहे थे। आंटी ने बॉस से मेरी पहचान कराते हुए कहा, यह मेरा मोहन है। ऐसा कहकर उन्होंने मेरा परिचय दिया। किसी लड़के का परिचय ऐसे कौन कराता है भला। बॉस से मिलाने के बाद आंटी मुझे बाहर लेकर आई और मुझे वहां से जाने के लिए कह दिया। आंटी के ऑफिस में मैं उनसे कोई सवाल ना कर सका। जब शाम को घर आई तो आंटी का व्यवहार थोड़ा अजीब था। घर आते ही आंटी ने मुझे गले लगाया और कहा, आज तुम मेरे साथ ऑफिस आकर मेरी बहुत बड़ी मदद की। आंटी मुझसे बात कर रही थी, तभी अचानक जोर से बिजली कड़की, जिसकी आवाज से आंटी डर गई और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उस वक्त उनकी वह गले लगाने की भावना कुछ अलग ही थी। जब बिजली की आवाज बंद हुई तो आंटी मुझसे दूर हो गई, लेकिन जाते जाते मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, अच्छा हुआ तुम जल्दी घर आ गए। देखो ना, तुम्हारे आने के कुछ देर बाद ही इतनी जोर से बारिश शुरू हो गई। आंटी मेरी ज्यादा ही चिंता करने लगी थी और उसकी यह चिंता मुझे अच्छी लगने लगी थी, लेकिन साथ ही मुझे उन पर कुछ शक भी हो रहा था। उस वक्त आंटी दरवाजे पर खड़े होकर उत्सुकता से बारिश देख रही थी, लेकिन बाहर जाने से डर रही थी। उनके चेहरे से मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि वह बारिश में भीगना चाहती थी। तभी मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें बाहर कंपाउंड में ले गया। आंटी बारिश में भीगने से डर रही थी, लेकिन मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें बारिश का मजा लेने को कहा। बारिश का आनंद लेते हुए उनके चेहरे पर जो खुशी थी, उसे देखकर मैं भी बहुत खुश हो रहा था। आंटी के बारे में मेरे मन में क्या भावनाएं आ रही थी, ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। आंटी मानो किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह बारिश में भीगने लगी। वह बारिश में मस्ती करते हुए बार बार मेरे इर्द गिर्द घूम रही थी और मेरा हाथ पकड़कर डांस करने की कोशिश कर रही थी। तब आंटी ने मुझसे कहा, मोहन, तुम सच में बहुत अलग हो। आज तुम्हारे साथ पानी में भीगते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी फिल्म की हीरोइन हूं और तुम मेरे हीरो हो। आंटी ने यह सब बातें बड़ी सहजता से कह दी, लेकिन मेरे मन पर इसका असर कुछ अलग ही तरह होने लगा था। घर में घुसते ही आंटी मेरे लिए तौलिया लेकर आई और अपने हाथों से मेरे बाल पोंछने लगी। तभी हमारी नजरें मिली और आंटी मुझे बड़े ही प्यार से देख रही थी। आंटी ने कहा, मोहन, जिस तरह से तुम मेरे साथ बातें करते हो वह विकास ने कभी नहीं की। वह तो हमेशा अपने पढ़ाई में व्यस्त रहता था। वह बोल ही रही थी, तभी मैंने उनसे पूछा, आंटी, तुमने अपने बॉस से मेरी पहचान मेरा मोहन कहकर क्यों करवाई थी?
इसका मतलब क्या है? ये सुनते ही आंटी एकदम से चौंक गई और वहां से चली गई। लेकिन रात को सोने के समय आंटी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। वह बोली, आज मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या तुम आज मेरे कमरे में सो सकते हो? मदद के तौर पर मैं आंटी के कमरे में सोने के लिए तैयार हो गया। उस रात आंटी के कमरे में सोते वक्त मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे कमरे की जासूसी कर रहा हो। मेरी नजरें कभी दरवाजे पर तो कभी खिड़की पर जा रही थी। सोने से पहले मैंने आंटी की तरफ देखा तो वह मुझे देख रही थी। आंटी ने कहा, मोहन तुम अभी तक सोए नहीं। मैंने जवाब दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इस कमरे की जासूसी कर रहा है। इस पर आंटी ने कहा, मुझे भी तब से ऐसा ही लग रहा है, इसलिए मैं भी नहीं सो पाई, शायद यह हमारा भ्रम हो। यह कहकर आंटी ने मुझ पर हाथ रखकर सोने की कोशिश की। कुछ समय बाद ही अचानक कमरे की लाइट जल गई और किसी ने मां की आवाज लगाई। इस आवाज से मेरी और आंटी की नींद खुल गई। उठकर देखा तो विकास सामने खड़ा था। वह हमें देख रहा था और अपनी मां से बोला, मां तुम यह क्या कर रही हो? मोहन मेरा दोस्त है, इस तरह की बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। मुझे तो अब तुम्हें मां कहने में भी शर्म आ रही है। मैंने विकास से कहा, विकास तुम बेवजह ऐसा मत सोचो। आंटी को डर लग रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे अपने कमरे में सोने के लिए बुलाया था। लेकिन जिस तरह से आंटी ने मुझ पर हाथ रखा था, उसे देखकर किसी को भी गलतफहमी हो सकती थी। विकास अपनी मां पर अनुचित बातें कहने लगा। उसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि वह अचानक घर नहीं आया था, बल्कि यह उसका कोई प्लान था। मैंने विकास से कहा, विकास इस छोटी सी बात पर तुम आंटी पर ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हो? तुम जरूर किसी और गुस्से का इजहार कर रहे हो। और मुझे यह बताओ, तुम तो विदेश गए थे, फिर अचानक घर कैसे आ गए? इस पर विकास ने कहा, मैं विदेश नहीं जा सका क्योंकि मेरी मां के पास इतने पैसे नहीं थे। मां से पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया, इसलिए मैं अपने चाचा से कुछ पैसे लेने गया था। मैंने मां को यह नहीं बताया था कि मैं चाचा के पास गया हूं। उस दिन जब मैं चाचा के पास पैसे लेने गया तो उन्होंने मुझे मां के बारे में कुछ बातें बताई जिन पर मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था। मेरे चाचा ने मुझे बताया कि हमने कई बार तुम्हारी मां को किसी गैर मर्द के साथ घूमते फिरते देखा है। मैंने उनकी बातों पर यकीन किया क्योंकि उनके कहने पर शक न करने की कोई वजह नहीं थी। मेरे पिताजी के ना होते हुए भी मां इतनी सजी धजी रहती थी, लेकिन ये किसके लिए, इस पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। उस दिन चाचा ने मेरी आंखें खोल दी, तभी मैंने प्लान बनाया कि मैं मां पर नजर रखूंगा। उस दौरान तुम भी शहर आने वाले थे। मेरे प्लान के अनुसार मैंने कहा कि मैं विदेश जा रहा हूं और तुमसे मां के साथ रहने की जिद की। मुझे पता था कि मेरी मां का बुरा असर तुम पर भी पड़ने लगेगा। तुम दोनों के बीच जो चल रहा था वह मुझे समझ आ गया। मोहन, मैं तुमसे इसका दोषी नहीं मानता। असली गलती मेरी मां की है। इसकी नीयत खराब है, तुम तो बस उसकी बातों में आ गए होगे। जब विकास शांत हुआ, फिर मैंने उससे कहा, तुमने अपनी मां पर आरोप लगाया, अब खुश हो गए, अब बोलो, और कुछ बाकी है? बाकी हो तो वह भी कह लो, क्योंकि आगे तुम्हें बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तब मैंने कहा, विकास तुमने हम पर नजर रखी, लेकिन जो तुम्हें देखना चाहिए था वो तुमने देखा ही नहीं। वो मुझे अपने ऑफिस इसलिए ले गई थी क्योंकि उसका नया बॉस उस पर नजर रख रहा था और उसके सामने यह दिखाना था कि वह अकेली नहीं है, उसके साथ उसका जवान बेटा भी है। बॉस को बेटे का डर दिखाने के लिए वह मुझे ऑफिस ले गई थी, और अभी भी जब वह मुझ पर हाथ रखकर सो रही थी तो ऐसा इसलिए क्योंकि वह मेरे और तुम्हारे बीच कोई फर्क नहीं करती। अगर तुम दूसरों की बातें सुनने के बजाय अपनी मां को समझने की कोशिश करते तो तुम्हारे मुंह से मां के बारे में ऐसे अपशब्द नहीं निकलते। कुछ ही दिनों में मुझे यह भी समझ में आ गया कि आंटी घर में रहते हुए भी अकेली थी, जबकि उनका जवान बेटा उनके साथ था। उन्होंने तुम्हारे कारण दूसरी शादी नहीं की, वह तुम्हारे लिए ही जीती रही। लेकिन जब तुम्हारे ऊपर मां की देखभाल की जिम्मेदारी आई तो तुमने मां पर ध्यान देने के बजाय खुद की दुनिया में खो गए और लोगों की बातें सुनकर मां पर अविश्वास जताया। मैं बात कर ही रहा था कि आंटी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, मोहन तुम्हारे पास जो समझदारी है शायद वह विकास में नहीं है, क्योंकि मैंने इसे कभी किसी चीज के लिए मेहनत करने नहीं दी।
मैंने उसे हर चीज समय पर दी, लेकिन आज मेरे बेटे ने मेरे प्यार का बदला मुझ पर अविश्वास करके चुकाया। तुम्हारे चाचा चाची ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया ताकि हमारे बीच दूरी पैदा हो सके। चाची से मदद मांगने से पहले मैं तुम्हारे चाचा के पास तुम्हारे पिता की संपत्ति का हिस्सा मांगने गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी देने से मना कर दिया। तब मैंने उन्हें धमकी दी थी कि मैं उन्हें अदालत में खींचकर लेकर जाऊंगी। जो तुम्हारे चाचा से तुम्हारे पिता का हक मांगने गई थी, वह सिर्फ तुम्हारे लिए था, क्योंकि मैं तुम्हारी खुशियों को मारना नहीं चाहती थी। मुझे भी तुम्हें बड़े शहर में पढ़ाई के लिए भेजना था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी दूसरों की बातों में आ जाओगे। आज तुमने अपनी माँ के प्यार का यही सिला दिया बेटे। ऐसा कहकर आंटी रोने लगी। आंटी की बात सुनकर विकास की समझ वापस आ गई। वह दूसरों की बातों में आकर अपनी माँ पर विश्वास नहीं कर रहा था और उसने आंटी और मुझ पर भी गलत शक किया। जब विकास को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने रोते हुए आंटी से माफी मांगी। वह एक माँ थी, इसलिए उसने तुरंत अपने बेटे को माफ कर दिया। माफी मांगने के बाद वह मुझे अपने घर पर रहने के लिए आग्रह करने लगा, लेकिन अब मैं वहां नहीं रह सकता था, क्योंकि उस माँ बेटे को अपने रिश्ते को सुधारने के लिए समय की जरूरत थी। विकास को अपनी माँ की ईमानदारी और उसके लिए किए जा रहे उसके संघर्ष को देखने की जरूरत थी, क्योंकि उसे अपनी माँ की मेहनत की कोई समझ नहीं थी। मैंने बचपन से अपने घर की गरीबी देखी थी और तभी से मैंने छोटे मोटे काम किए थे। दोस्तों, आजकल माता पिता बच्चों की सभी इच्छाएं तुरंत पूरी कर देते हैं और बच्चे उसकी आदत डाल लेते हैं। अगर कभी माता पिता बच्चों की कोई इच्छा पूरी नहीं कर पाते तो बच्चे तुरंत नाराज हो जाते हैं और उन्हें अपशब्द कहने लगते हैं। इसी तरह की स्थिति से बचने के लिए हर बार बच्चों को सभी इच्छाएं पूरी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी उन्हें नहीं शब्द का भी सामना करने देना चाहिए। बच्चों को यह समझना चाहिए कि माता पिता दिन रात उनके लिए कितनी मेहनत करते हैं, तभी उन्हें रिश्ते, प्यार और पैसों की असली कीमत समझ आएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग और रोमांटिक कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। कल मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।